नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अप्रसार संधि से अलग होने वाला एकमात्र देश कौन सा है। और यहाँ पर आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जिसने पहले अप्रसार संधि को साइन तो किया लेकिन वो बाद में इससे अलग हो गया। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ईरान का जिक्र है। ईरान ने जो है परमाणु अप्रसार संधि को साइन किया है और वह अभी भी इससे अलग नहीं हुआ है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि को साइन ही नहीं किया है। उसी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भी परमाणु अप्रसार संधि को साइन नहीं किया गया है। अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया के द्वारा शुरू में अप्रसार संधि को साइन किया गया था, लेकिन आगे चल करके उत्तर कोरिया इस संधि से अलग हो गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया, जिसने कि परमाणु अप्रसार संधि को साइन तो किया लेकिन आगे चल करके वह इससे अलग हो गया। और ऐसा करने वाला यह एकमात्र देश है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इस मैप के द्वारा भी इस क्वेश्चन के आंसर का पता लगा सकते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने 2003 में खुद को इस संधि से अलग कर लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इस पर आधारित एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है नॉर्थ कोरिया एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर प्लांट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायः समाचारों में देखे जाने वाले स्थिर मुद्रा यानी कि स्टेबल क्वाइन पद का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम स्टेबल क्वाइन की बात करें तो स्टेबल क्वाइन एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उसका मूल्य स्थिर रहता है। जिस तरीके से अन्य क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में गिरावट और बढ़ोतरी होता रहता है, उस तरीके की प्रॉपर्टी यहां पर नहीं देखी जाती। यानी कि स्टेबल क्वाइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसका जो मूल्य है वो काफी स्थिर होता है। यानी कि जिस तरीके से अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपया स्टेबल होता है, उसी तरीके से स्टेबल क्वाइन के मूल्य में भी स्थिरता देखी जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि स्टेबल क्वाइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वह उससे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर 4 तरह के स्टेबल क्वाइन का जिक्र किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो आमतौर पर मौजूदा सरकार समर्थित मुद्रा से संबंधित होती है। ये पूरी तरीके से स्टेबल कॉइन को वर्णन कर रहा है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि यह एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। और इसके दूसरे भाग में यह कहा गया है कि यह आमतौर पर मौजूदा सरकार समर्थित मुद्रा से संबंधित होती है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि जो स्टेबल क्वाइन है वो फिएट बैक होते हैं, यानी कि जो देश की करेंसी होती है वह उसके द्वारा बैक किए जाते हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरीके से सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इससे जुड़े न्यूज को जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, जहां पर इस स्टेबल क्वाइन को लेकर के पूरी चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, वर्ष 2020 में भारत ने विश्व के पहले समुद्री खीरा संरक्षण क्षेत्र की स्थापना की थी। तो यहां पर बात हो रहा है समुद्री खीरा संरक्षण क्षेत्र की स्थापना का। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 2020 में लक्षद्वीप के द्वारा लुप्त प्राय समुद्री खीरे के लिए दुनिया का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी, जो कि 239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत में समुद्री खीरे की व्यावसायिक कृषि और परिवहन प्रतिबंधित है। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि समुद्री खीरा जो है वह लुप्त प्राय है, और भारत में समुद्री खीरे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में माना जाता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जहां पर यह कहा गया है कि तटरक्षक बल ने 2000 किलोग्राम समुद्री खीरा जब्त किया है।
और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंगुइन की यह प्रवासी प्रजाति चिली और पेरू के प्रशांत तटों के लिए स्थानिक है। इसका नाम इस क्षेत्र के प्रसिद्ध ठंडे पानी की समुद्री धारा के नाम पर रखा गया है। इसकी औसत लंबाई 2 फीट से थोड़ी अधिक होती है और IUCN लाल सूची में सुभेद के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। यह विवरण पेंगुइन की किस प्रजाति को संदर्भित करता है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कुछ जानकारियां आपको दी गई है पेंगुइन के बारे में, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि इसका नाम इस क्षेत्र के प्रसिद्ध ठंडे पानी के समुद्री धारा के नाम पर रखा गया है, यह एक बहुत बड़ा क्लू है जिसके आप इस पेंगुइन का नाम का पता लगा सकते हैं। आप सभी को पता होगा हम्बोल्ट करंट के बारे में, और ये हम्बोल्ट करंट को हम पेरू करंट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर यह कहा भी गया है कि यह प्रजाति चिली और पेरू के प्रशांत तटों के लिए स्थानिक है, यानी कि यहाँ पर हम्बोल्ट पेंगुइन का चर्चा हो रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम्बोल्ट पेंगुइन। इनसे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर हम्बोल्ट पेंगुइन को लेकर के चर्चा किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। और इसी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को उठा करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्त प्रदान कर सकती हैं? और यहां पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर जो पहला पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर ना रहना। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर नहीं रहेंगे तो अगर कोई वैश्विक वित्तीय संकट आता है तो उसका असर हमारे देश पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर कम पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें जो बात कहा गया है उससे हमें वैश्विक संकट के दिनों में फायदा हो सकता है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है उसमें कहा गया है कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई वित्तीय संकट आता है तो यहाँ पर जो बैंकों का NPA है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये कहना कि अगर हम कुछ विदेशी बैंकों को प्रारंभ कर देते हैं तो हम वित्तीय संकट से बच जाएंगे, ये सरासर गलत है। यानी कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसका उपयोग करके हम वैश्विक वित्तीय संकट से नहीं बच सकते। यहाँ पर जो तीसरा कथन है उसमें कहा जा रहा है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो ये कथन भी सही नहीं है, इसका उपयोग करके हम वैश्विक संकट से नहीं बच सकते। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला कथन है वही हमें वित्तीय संकट के दिनों में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं हेलिना ATGM के बारे में, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, जिसका नाम रखा गया है हेलिना। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट ऑल ट्रायल्स। अगर हम हेलिना की बात करें तो यह नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है। यानी कि नाग एंटी टैंक मिसाइल का ही एक हेलीकॉप्टर वर्जन बनाया गया जिसका नाम रखा गया हेलिना। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसका एक वर्जन इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है ध्रुवास्त्र। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इन सभी गाइडेड मिसाइलों को DRDO के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, और ये सारी की सारी मिसाइलें DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अगर हम इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की बात करें तो ये सारे के सारे तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट क्लास के ATGM हैं, और इन ATGM को ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर यूज किया जाएगा और वहां से इन्हें छोड़ा जा सकता है। अगर हम इनके रेंज की बात करें तो इनकी जो न्यूनतम सीमा है वो 500 मीटर की है, और इनका जो अधिकतम सीमा है वह 7 से 20 किलोमीटर का है। यह प्रणाली दिन और रात सभी मौसम में संचालित हो सकता है, और ये जो हेलिना मिसाइल है वह सीधे हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों में
लक्ष्यों को भेज सकती है। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप इन टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।